यस, क्रॉप प्रोडक्शन, दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर, क्रॉप प्रोडक्शन। हमें इसके बारे में पढ़ना है कि क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है, मीन्स हम क्रॉप को उगा रहे हैं। इसमें सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर? इट इज अ साइंस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप एंड रियरिंग एनिमल फॉर ह्यूमन यूज। जब एक इंसान कुछ एनिमल्स को पालता है अपने यूज के लिए और कुछ क्रॉप्स उगाता है, तो उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उस ब्रांच को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। एक चीज इसमें आपने पढ़ा क्रॉप, ग्रोइंग क्रॉप। क्रॉप किसे कहते हैं? प्लांट्स ग्रोन ऑन लार्ज एरिया। जब आप बहुत बड़े एरिया में कोई फसल उगाते हो तो उसको हम क्रॉप का नाम देते हैं। नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? जब आप प्रोडक्शन करते हो वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, फ्लावर्स का और डेकोरेटिव प्लांट्स का, तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? उस पूरे एग्रीकल्चर की ब्रांच को हम नाम देते हैं हॉर्टिकल्चर का। डेकोरेटिव प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो आपको कोई फ्रूट नहीं दे रहे, ठीक है, कोई वेजिटेबल नहीं दे रहे, बस केवल डेकोरेशन के काम आ रहे हैं, जैसे मनी प्लांट इसका एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ेंगे क्रॉप प्लांट्स पढ़ रहे हैं। क्रॉप बता चुकी, क्रॉप किसे कहते हैं? जो बहुत बड़े एरिया में ग्रो की जाती है कोई भी फसल, उसको हम क्रॉप कहते हैं। जो सीरियल्स थे वो फर्स्ट ग्रोइंग क्रॉप थे। सबसे पहले जो उगाई गई क्रॉप वो सीरियल थी। सीरियल्स को कहते क्या है? वो टॉल ग्रासेस होती हैं। उन ग्रासेस में से आपको सीड्स मिलते हैं, वो सीड्स आप खाते हो और उनको हम फूड ग्रेन्स भी कहते हैं, ठीक है। अब बता रही हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स। पहला है फूड क्रॉप। फूड क्रॉप वो क्रॉप्स होती हैं जो ह्यूमंस और एनिमल्स खाते हैं। उन क्रॉप्स को जब आप उगाते हो तो दैट आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप जनरली बहुत बड़े एरिया में उगाई जाती है और ये लगभग एक साल में इसकी एक ही फसल होती है और ये जनरली हम सेल करने के लिए उगाते हैं, जैसे गन्ने की फसल होती है। कैश क्रॉप। कैश क्रॉप वो होती है जिनसे आपको प्रॉफिट मिलता है और फार्मर्स ये अपने लिए यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे आपका हो गया इंडिगो प्लांटेशन, ठीक है। इंडिगो की आपने खेती करी। इंडिगो एक तरीके का फ्लावर होता है, इससे आपका डाई मिलता है, ठीक है। तो डाई से आप कलर बनाते हैं। अब टाइप ऑफ क्रॉप, दो तरीके की क्रॉप और होती है, दैट इज खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप। खारिफ क्रॉप जो है वो जनरली मानसून सीजन या समर सीजन में सो की जाती है। मेनली जून और जुलाई के समय में सो करते हैं। इसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एग्जाम्पल में इसका पैडी होती है। पैडी मीन्स राइस, ठीक है। और भी बहुत एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आपका मेज भी आता है इसमें, मेज, सोया, ठीक है, एक्सेट्रा। राबी क्रॉप जो होती है सोयाबीन जो होता है, ठीक है। राबी क्रॉप जो होता है वो आपका विंटर में ग्रो किया जाता है। उसको सोन किया जाता है अक्टूबर और नवंबर के महीने में, उसके बीज बोए जाते हैं और उसके एग्जाम्पल है आपके ग्राम, पी और मस्टर्ड। और इन कंपैरिजन टू खारिफ क्रॉप यहाँ पर थोड़ा कम पानी की जरूरत पड़ती है। मेथड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। मेथड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में ये देखा जाता है कि पुराने समय में हम कौन कौन से मेथड यूज करते थे और नए समय में हम कौन से मेथड यूज कर रहे हैं। पुराने समय में जैसे हम पौधों को पानी देने के लिए हम बारिश पर डिपेंड थे, बट आजकल हम लोग इरिगेशन करते हैं, या तो कैनल्स के थ्रू कर लेते हैं या ड्रिप इरिगेशन मेथड यूज कर लेते हैं, और भी कई सारे मेथड हैं, ठीक है। पुराने समय में हमारे पास ट्रैक्टर नहीं था, तो हमें जो खेत को टिलिंग करनी होती थी, खोदना होता था, वो हम कोई जानवर होता था, उस जानवर के पीछे हल लगा दिया जाता था और उसके द्वारा टिलिंग की जाती थी, ठीक है। इस तरीके से बहुत डिफरेंसेस है। जो सारे के सारे मेथड आप प्रोडक्शन में यूज करते हो वो स्टेप बाय स्टेप ऐसे हैं। इनमें से कोई भी आप उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये पहले है तो सबसे पहले यही करना है, उसके बाद ये, फिर ये ऐसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। कोई भी आगे पीछे नहीं लिख सकते। इसका सीक्वेंस आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ जाता है कि आप सारे मेथड बताओ। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसमें आप क्या कर रहे हो? मिट्टी को तैयार कर रहे हो कि भाई हमें इसके अंदर अब फसल उगानी है। यानी मिट्टी को तैयार करने का मतलब होता है कि उसको खोदना, थोड़ा सा सॉफ्ट बना देना। हार्ड है तो उसको थोड़ा सॉफ्ट बना देना, ठीक है, जोतना जिसे कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है सीड सिलेक्शन एंड सोइंग। सीड सिलेक्शन का मतलब है कि आप अच्छे बीज सिलेक्ट करो। अगर आप अच्छे बीज सिलेक्ट करोगे तो आपकी जो फसल होगी वो भी अच्छी होगी। सोइंग माने होता है बोना। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सा बीज किस सीजन में बोया जाए, जिससे हमारा प्रोडक्शन अच्छे से अच्छा हो।
नेक्स्ट है मैन्योरिंग। मैन्योरिंग का मतलब होता है खाद डालना। जब आपने बीज बो दिया तो आपको उसमें खाद डालनी पड़ेगी जिससे प्लांट अच्छे से ग्रो होता है। नेक्स्ट इज इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है उसे पानी देना, यानी उसको उसकी सिंचाई करना। नेक्स्ट इज वीडिंग। वीडिंग का मतलब होता है जब आप किसी भी फील्ड में कोई भी फसल उगाते हो तो उसमें खुद ब खुद अपने आप कुछ एक्स्ट्रा पौधे उगाते हैं। कभी कभी घास आ जाती है, कभी कभी कोई और चीजें आ जाती है, ठीक है, तो उनको वीड बोला जाता है। और वीडिंग का मतलब होता है कि वो जो एक्स्ट्रा पेड़ पौधे हैं उनको बाहर निकालना, इज कॉल्ड वीडिंग। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिसीजेस। जब पौधा बड़ा हो रहा होता है तो उसके आसपास बहुत सारे कीड़े मकोड़े या कभी कभी चूहे या खरगोश जो ऐसे ही कच्चे पेड़ पौधों को खा जाते हैं, वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो पेस्ट वहां पर ना आ पाए और आपकी फसल को खराब ना करें, उसके लिए आप उन पर पेस्टिसाइड्स छिड़कते हो और उन्हें पौधों को डिसीजेस से बचाते हो। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल को काटना। जब फसल पूरी पक जाती है तो उसको काट कर खेत में एक जगह इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद लास्ट इज स्टोरेज। अब आपने एक साथ फसल तो बहुत सारी उगा ली, अब उसको अगर आप स्टोर सही से नहीं करके रखोगे तो फसल खराब हो सकती है। तो इसलिए आप क्या करोगे, उसे प्रॉपर जगह पर स्टोर करते हो। ये सारे प्रोसेस लाइन टू लाइन हम एक एक करके डिटेल में अभी आगे पढ़ने वाले हैं। पहला मेथड पढ़ेंगे, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब होता है लूजनिंग या टर्निंग ऑफ सॉइल, यानी जो मिट्टी है अगर वो बिल्कुल टाइट बंद है तो उसको ढीला कर देना, ठीक है, यानी उसको खोद देना मिट्टी को। जो मिट्टी थोड़ी नीचे की लेयर में थी उसे ऊपर ले आए, जो ऊपर की लेयर में थी उसे नीचे ले आए। ये लूजनिंग और टर्निंग हम क्यों करते हैं, इसके क्या फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है जब आप मिट्टी को लूज कर देते हो तो उसके बीच में बहुत सारा छेद हो जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। उन छेदों से फायदा ये होता है आपको कि जो पेड़ की जो जड़ होती है उसको प्रॉपर हवा मिल जाती है, एयर मिल जाती है ब्रीथ करने की, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है लूज सॉइल अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीपर। ये आपकी मिट्टी है और ये इसमें आपने पेड़ की जड़ है। अगर यहाँ की मिट्टी बहुत लूज है तो ये जो जड़ है वो आसानी से नीचे चली जाएगी, और अगर ये मिट्टी जो है वो लूज नहीं है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, हार्ड है, तो इस जड़ को, ये जड़ नीचे नहीं जा पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है ये जो आपको लूजनिंग और इसका काम होता है, इसमें हमारी कौन एक हेल्प करता है। एक कीड़ा होता है दैट इज कॉल्ड अर्थवॉर्म, ठीक है। ये अर्थवॉर्म को हम फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कहते हैं, ठीक है। इसको फ्रेंड ऑफ फार्मर क्यों कहते हैं, बिकॉज ये जो अर्थवॉर्म है ये मिट्टी को लूज कर रहा है, यानी ढीली कर रहा है, तो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ रही, फार्मर को करने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो कायदे में फार्मर की हेल्प कर रहा है, इसलिए हमने इसको नाम दिया फ्रेंड ऑफ फार्मर। कभी कभी एक नंबर में ये भी पूछ लेते हैं कि व्हाई वी कॉल्ड अर्थवॉर्म एज द फ्रेंड ऑफ द फार्मर। तो ये मिट्टी को लूज कर देता है। अगला दिया है टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। नीचे जो लेयर है, इन लेयर में सपोज न्यूट्रिएंट बहुत सारे, जब आपने टिलिंग करा या ये लूजनिंग और टर्निंग किया तो आपकी ये जो नीचे की लेयर थी ये ऊपर पहुंच गई, जो ऊपर की लेयर थी वो नीचे आ गई। तो जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल थी वो आपकी ऊपर आ गई। जब वो ऊपर आ गई तो पेड़ को जो है वो न्यूट्रिएंट्स आसानी से मिल गए, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट, दैट इज लूज सॉइल मिक्सेस मोर यूनिफॉर्मली विद फर्टिलाइजर। ये अगर मिट्टी खूब ढीली है, खूब लूज है, और इसके अंदर अगर आप फर्टिलाइजर मिला रहे हो या मैन्योर्स मिला रहे हो तो वो बड़ी आसानी से मिक्स हो जाती है मिट्टी के साथ। लेकिन अगर ये मिट्टी हार्ड होगी तो जो भी आप मैन्योर या फर्टिलाइजर डालोगे वो केवल ऊपर की लेयर पे रह जाएगा, नीचे तक नहीं जा पाएगा, जिससे प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। क्लियर। अभी आप ये जो प्रोसेस होता है लूजनिंग और टर्निंग का, इसको एक नाम टिलिंग या हम प्लोइंग भी नाम देते हैं, ठीक है। ये टिलिंग और प्लोइंग पहले समय में हम हल के द्वारा करते थे, अब हम ट्रैक्टर के द्वारा करते हैं। ट्रैक्टर के पीछे एक
इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट लगा होता है। ये क्या करता है, ट्रैक्टर आगे जाता जाएगा और ये जमीन को खोदता चला जाएगा। ठीक है, इससे जो है ये आपका टिलिंग का काम हो जाता है। ठीक है, टिलिंग करने से जब हम ये इससे करते हैं, ट्रैक्टर के थ्रू करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, मिट्टी का बड़ा मोटा मोटा ढेला, जिसे आप लंप बोल सकते हैं, बड़े ढेले को LUMP लंप बोल सकते हैं। ठीक है, कभी कभी वो रह जाते हैं और वो अच्छे से क्रश नहीं हो पाते, लूज नहीं हो पाते। ठीक, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कहीं पर हमारा बहुत मोटा सा मिट्टी का लंप आ गया और कहीं पर बिल्कुल फाइन मिट्टी है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें टिलिंग करने के बाद एक और काम करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड लेवलिंग। ठीक है, इस लेवलिंग में आप कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट लेते हो, एक ऐसे ऊपर डंडा होता है और उसके नीचे यहाँ पर सर्कल लगा होगा। ठीक है, अब आप उस सर्कल से ऐसे ऐसे करके जमीन पर ऐसे मारते हो मिट्टी पर, तो वो सारे के, अगर कहीं कोई मोटा ढेला होता है तो वो टूट जाता है। ठीक है, बड़ा सा ढेला था, उसके ऊपर आपने ऐसे करके मारा तो वो मिट्टी बिल्कुल क्रश हो जाएगी और वो भी बिल्कुल सॉफ्ट बन जाएगी। तो आप टिलिंग के बाद क्या काम करते हो, लेवलिंग का काम करते हैं। लेवलिंग किसके द्वारा किया जाता है, इसका नाम होता है लेवलर। ठीक, सिंपल करना है, मिट्टी को खोदा पहले आपने ट्रैक्टर से, खोदने के बाद आपने उसे ऐसे ऐसे करके हिट कर दिया, तो दैट इज लेवलर का काम। आज बना रही हूँ सीड सिलेक्शन एंड सोइंग। ठीक, सीड सिलेक्शन से पहले हमने पहला काम कर चुके हैं, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को हमने प्रिपेयर कर लिया। सॉइल को प्रिपेयर करने में हमने दो काम किए। पहला काम हमने किया उसको खोदने का, दैट इज लूजनिंग या टिलिंग जिसे कहा था, और दूसरा हमने करा था उसकी लेवलिंग, कि जो बड़े बड़े लंप हमारे बच गए थे टूटने से, उनको हमने लेवल कर दिया ऐसे टूट टूट कर। ठीक है, अब हमारा आता है दैट इज सेकंड काम, दैट इज सीड सिलेक्शन एंड सोइंग। सीड सिलेक्ट करना है और उसको बोना है। कौन सा सीड हम सिलेक्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है जो सीड बिल्कुल हेल्दी होगा, मीन्स जिसमें कोई भी बीमारी नहीं होगी, कहीं से टूटा फूटा नहीं होगा, वो वाला सीड हम सिलेक्ट करेंगे, उसे हम हेल्दी सीड कहते हैं। दूसरा काम आपको क्या करना है, जब आप उसको सो करना है, सो करने के लिए क्या करते हैं, जैसे ये आपका सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस है। कुछ आपके बीज ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल यहीं पर सो करना होता है, कुछ चीज़ों के बीज ऐसे होते हैं जिन्हें यहाँ सो करना होता है, और कुछ चीज़ों के बीज ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत डेप्थ में सो करना होता है। तो पहली बात तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा बीज हमें कितनी डेप्थ पर बोना है। ठीक है, तो जब आपको पता होगा कि ये इतनी डेप्थ पर बोना है, तो इवन नाप कर इस बीज को बोया जाता है। ठीक है, प्रॉपर डेप्थ पर आपने बो दिया। उसके बाद आपको करना है, सीड को जितनी मात्रा में जर्मिनेशन के लिए पानी चाहिए उतना आप इसे पानी दें। नेक्स्ट काम है आपका, जब ये आप सीड बोते हो तो एक सीड और दूसरे सीड के बीच में कितना डिस्टेंस होना है, ये भी बहुत मायने रखता है। ठीक है, आप लोगों ने खेत में देखा होगा, अगर ये खेत है तो इस तरीके से इस खेत में लाइनें बनी होती हैं और इनमें बीज बोए जाते हैं, ऐसे बीज बोए जाते हैं, यानी इन दोनों के बीच में यहाँ पर भी स्पेस होता है और ये वाले बीज के बीच में यहाँ पर भी स्पेस होता है। ठीक है, ये स्पेस इसलिए ज़रूरी होता है कि जो एक पर्टिकुलर सीड है, उस सीड को हर चीज़ प्रॉपर मात्रा में मिले। हर चीज़ का मतलब है, इस बीज को सनलाइट चाहिए। अगर सपोज हम बीज को सबको ऐसे ही डाल दें, सपोज ये सारे बीज हमने एक साथ डाल दिए, तो जो नीचे बीज होंगे उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी। ठीक है, प्रॉपर इनको वाटर मिले, प्रॉपर ऑक्सीजन मिले, हर चीज़ जितनी मात्रा में इन्हें चाहिए वो इन्हें प्रॉपर मिले। उसके लिए हमें सीड के बीच में जो स्पेस है वो बिल्कुल फिक्स होता है, उतना रखना चाहिए। ठीक है, कभी कभी जो सीड्स होते हैं, आपने सुना होगा एक नाम ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, पुराने समय में हम ब्रॉडकास्टिंग के मेथड से सीड को थ्रो करते थे। एक इंसान होता है, उसके पास टोकरी होती है, इसमें बहुत सारे बीज होते हैं, वो उन्हें खेत में लेके जाता है और ऐसे करके थ्रो कर देता है, बस यूं करके थ्रो कर देता है, जहां जहां बीज गए वहां वहां चले। ठीक है, उसे ब्रॉडकास्टिंग मेथड कहते हैं। लेकिन ब्रॉडकास्टिंग मेथड बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अगर एक ही जगह पर 2 या 3 बीज गिर गए
तो उनको प्रॉपर नॉरिशमेंट नहीं मिलेगा, इसलिए उनको दिक्कत हो जाएगी। क्लियर हुआ इतना? ये हमने देख लिया सीड को कैसे बो रहे हो आप, सो कर रहे हो। अब ये तो पुराने समय में था, हम ब्रॉडकास्टिंग यूज करते थे, अब यूज होता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल यूज होता है। आपको कल बताया था कि जब प्लोइंग की जाती है तो आप ट्रैक्टर के थ्रू पीछे इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, ठीक है, ये पूरी मिट्टी को खोदता हुआ जाता है। अब क्या करने लगे, इसी के ऊपर इस तरीके से ये एक फनल लगा देते हैं। इस फनल में यहाँ से सीड्स डालते रहते हैं और वो इन सब जगह जाता रहता है। तो जहाँ जहाँ पर गड्ढा होता जाएगा वहाँ पर हर थोड़ी दूर पर ये ऊपर से बीज डालते जाएंगे और वो बीज जगह जगह पर प्रॉपर डिस्टेंस पर आते जाएंगे। ये मेथड होता है सीड ड्रिलिंग करने का, ठीक है। इसके बाद है इसमें कभी कभी कुछ ऐसा होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बेटा जिनको जर्मिनेट होने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए होता है, मतलब पर्टिकुलर कुछ टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। अगर कोई बहुत बड़ी सी फील्ड है, उस पूरी फील्ड में आप कभी कभी ऐसा होता है टेम्परेचर कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, तो जो सीड होता है वो सही से जर्मिनेट नहीं कर पाता। उसके लिए हम क्या करते हैं, बीजों को पहले एक नर्सरी में, ठीक है, एक जगह होती है जहाँ पर हम प्लांट्स को केवल जर्मिनेट कराते हैं। जब वो थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम उन प्लांट्स को वहाँ से निकाल कर मेन फील्ड में जाकर लगा देते हैं। इसे प्लांटेशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि कभी कभी जो मेन फील्ड है वहाँ पर उसे प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता। सपोज करो कि कोई बीज ऐसा है जो 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर जर्मिनेट होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, फील्ड में आप ले गए, फील्ड में 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हुआ, लेकिन तभी बारिश हो गई, ठीक, या कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो वो जो सीड है वो जर्मिनेट सही से नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमने क्या किया, हम उसे नर्सरी में ले गए। नर्सरी में एक अब जगह होती है, पूरा खाली जगह होती है, उस जगह पर आप बीजों को बो देते हो और उस जगह का टेम्परेचर आप फिक्स कर सकते हो, बिकॉज वो खाली रूम होता है, उस रूम में पेड़ पौधों के अलावा और कुछ नहीं होता। उसका टेम्परेचर आपने फिक्स कर दिया और वो जब जर्मिनेट हो गए उसके बाद अगर टेम्परेचर चेंज भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो हम सीड्स को नर्सरी में जाकर जर्मिनेट कर देते हैं और उसके बाद जब पौधे जो है छोटे छोटे हो जाते हैं, नियर अबाउट इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, एक हाथ के बराबर के, तो आप उन्हें वहां से नर्सरी में से ले जाकर मेन फील्ड पे दबा दें और नया पौधा बन जाता है। अब बताऊंगी आपको मैन्यूरिंग। आपके 2 स्टेप हो चुके हैं, पहला था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा सीड सिलेक्ट किया और उसको सो किया, ठीक है, वो जर्मिनेट हो गया। अब मैन्योरिंग का मतलब होता है, हिंदी में कहते हो आप इसे खाद, ठीक है। पेड़ हमारा या पौधा हमारा बहुत अच्छे से फल फूल के बड़ा हो जाए, उसके लिए हम उसमें मैन्योर डालते हैं। मैन्योर हमारा करता क्या है और होता क्या है, मैन्योर में हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हर एक पौधे के लिए अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। किसी को मैग्नीशियम चाहिए, किसी को कैल्शियम चाहिए होता है, किसी को सोडियम चाहिए, इस तरीके से हर एक को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो हम पहले पौधे को बहुत अच्छे से परखते हैं कि इस पौधे में कौन से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है और फिर वो न्यूट्रिएंट जिस मैन्योर के अंदर होता है वो मैन्योर उसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। मैन्योर के ये तो हुआ हमारा फिजिकल मेथड, ठीक है, कि हमने देखा कि कौन से पौधे में किस न्यूट्रिएंट की कमी है और वो हमने उसमें जाके मिला दिया। लेकिन एक नेचुरल मेथड होता है मैन्योरिंग का, नेचुरल मेथड भी होता है मैन्योरिंग। वो क्या होता है कि अगर पहला होता है उसका फील्ड फैलो, फैलो का मीन्स होता है खाली छोड़ दे, ठीक है। क्या किया आपने, ये एक फील्ड थी आपकी, इस फील्ड को पहले ही आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक। अब आपने क्या किया, इस वाले पोर्शन पर या पूरी फील्ड पर आपने कोई एक फसल उगाई और उगाने के बाद जब वो कट गई, कटने के बाद आपने उसे 1-2 महीने खाली छोड़ दी। खाली क्यों छोड़ा, क्योंकि जो आपने यहाँ पर क्रॉप उगाई उसको जिस जिस न्यूट्रिएंट की जरूरत थी वो इसने इस सारी मिट्टी में से ले लिए। तो ये जो मिट्टी है इसमें उन न्यूट्रिएंट्स की हो गई कमी, वो न्यूट्रिएंट्स दोबारा जब तक उसमें आएंगे तब तक के लिए आपने फील्ड को खाली छोड़,
2-3 महीने तक आपने खाली छोड़ा। उसके बाद आपने दोबारा इस फील्ड पर जो भी फसल उगानी थी वो उगाई। क्यों? क्योंकि उसमें आप न्यूट्रिएंट्स वापिस आ गए। ठीक है, ये कहलाता है नेचुरल मेथड होते हैं किस चीज के? मैन्योरिंग के। ठीक है, आपने इसमें कुछ नहीं मिलाया, कुछ भी नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, बस आपने जो फसल उगाई थी उसको काट लिया और उस फील्ड को ऐसे 2-3 महीने के लिए खाली छोड़ दिया। ठीक, एक और मेथड होता है दैट इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। इस क्रॉप रोटेशन में हम क्या करते हैं, सपोज ये वाली आपकी फील्ड है, इस फील्ड पर सपोज आपने एक क्रॉप उगाई, क्रॉप 1 उगाई। इस क्रॉप 1 को कैल्शियम वाले न्यूट्रिएंट्स की जरूरत थी, तो इसने क्या किया, जब हमने इस फील्ड में उगाया तो इस फील्ड का जितना भी कैल्शियम था वो इस क्रॉप ने ले लिया। तो अब इस फील्ड में कैल्शियम की हो गई कमी, लेकिन अब हमने इसमें दूसरी क्रॉप उगाई, इस क्रॉप को जरूरत थी मैग्नीशियम की, इस वाली क्रॉप को कैल्शियम की जरूरत ही नहीं थी। तो हमने ऐसी क्रॉप उगाई, ध्यान रखना पड़ेगा हमें क्रॉप उगाते हुए कि अब हमें ऐसी क्रॉप उगानी है जिसे कैल्शियम की जरूरत ना हो, बाकी किसी भी चीज की हो बट कैल्शियम की जरूरत ना हो। तो आपने दूसरी क्रॉप उगाई, ठीक, दूसरी क्रॉप उगाने के बाद फिर आपने क्या किया, वो काट लिया, अब तीसरी क्रॉप उगाई। अब तीसरी क्रॉप में आपने हो सकता है कि इसमें हमारा मैग्नीशियम, कैल्शियम, सपोज सोडियम की जरूरत थी, ठीक है। अब इसे ना कैल्शियम की जरूरत थी ना मैग्नीशियम की जरूरत थी, अब इसे किसकी जरूरत थी? सोडियम की जरूरत थी। अब आपने तीसरी क्रॉप उगाई, जब ये भी आपने काट ली, जब आपने ये वाली काटी सोडियम वाली, तब तक फील्ड में दोबारा से अपने आप कैल्शियम आ गया। क्यों? बाय नेचुरल मेथड्स, नेचुरल मैन्योरिंग। और जब इसमें फिर से कैल्शियम आ गया तो अब हम इसमें फिर से कौन सी क्रॉप उगा सकते हैं? पहली वाली, क्योंकि इसको कैल्शियम चाहिए। और जब तक ये क्रॉप बढ़ के बड़ी हुई तब तक इसमें मैग्नीशियम आ गया, अब हम इसमें दूसरी क्रॉप उगा लेंगे। और जब तक ये बढ़कर बड़ी हुई तब तक इसमें सोडियम आ गया, तो अब हम तीसरी क्रॉप उगा लेंगे। तो ऐसे टर्न बाय टर्न हम एक एक क्रॉप को उगाते हैं। ये मेथड होते हैं नेचुरल मेथड मैन्योरिंग करने। क्लियर? मैन्योर बताने जा रही हूँ, थोड़ा सा पहले बता चुकी हूँ। मैन्योर से पहले हमारे 2 स्टेप थे, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल था और दूसरा हमने कहा था सीड को सिलेक्ट किया था और उनको बोया था, ठीक है, सोइंग करके। तीसरा मेथड आपका मैन्योरिंग है। मैन्योरिंग में हम नेचुरल मेथड ये और ये पहले भी पढ़ चुके हैं, बड़े एक बार डिटेल में फिर से बता रही हूँ कि मैन्योरिंग करने के 2 तरीके होते हैं, एक नेचुरल मेथड होता है, एक आर्टिफिशियल मेथड होता है। नेचुरल मेथड वो होता है जो नेचर करती है, ठीक है, आपको इसमें कुछ भी अलग से डालने की खेत में जरूरत नहीं होती है, अपने आप से मैन्योरिंग हो जाती है, ठीक। उसके 2 मेथड, फील्ड फैलो और क्रॉप रोटेशन, ये पहले ही बता चुकी हूँ। आज तीसरा बताऊंगी मिक्स क्रॉप, ठीक है। आप इसमें क्या करते हो, एक आपने पूरा खेत लिया, उस खेत को आपने ऐसे 4 पार्ट में या तो डिवाइड कर लो, ठीक, या आप क्या करो, ऐसे करके अलग अलग लेयर्स बना लो, ठीक है, अलग अलग लाइन बना ली। इसमें एक कोई फसल उगाई, इस वाली में दूसरी, इसमें तीसरी, फिर इसमें पहली, इसमें दूसरी, इसमें तीसरी, ठीक है। इसे हम कहते हैं मिक्स क्रॉपिंग। ये मिक्स क्रॉपिंग करने से क्या फायदा होता है, जो प्लांट्स होते हैं उनको अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, इतने एरिया में, ये आधा एरिया आपने ले लिया, इतने एरिया में जो भी न्यूट्रिएंट्स थे, यहाँ पर आपने वो वाली फसल उगाई सपोज जिसको कैल्शियम की जरूरत थी, दूसरे वाली लेयर में आपने वो उगाई जिसको मैग्नीशियम की जरूरत थी, और तीसरे में आपने वो उगाई सपोज जिसको सोडियम की जरूरत है, ठीक है। तो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, तो इतने पूरे एरिया में जितना भी कैल्शियम होगा वो इसको मिल जाएगा, मैग्नीशियम जितना होगा वो इसको मिल जाएगा, और सोडियम जितना होगा वो इसको मिल जाएगा। सिमिलरली फॉर आगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम मिक्स क्रॉप। इसमें आप अपनी तरफ से कुछ भी चीज नहीं मिलाओगे, अपने आप जो फील्ड में मैन्योर्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो अपने आप इन प्लांट्स को मिल जाए। दूसरा तरीका होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मेथड में आप अपनी तरफ से मैन्योर और फर्टिलाइजर डालते हैं। पहली बात, हमें इस आर्टिफिशियल मेथड की जरूरत क्यों पड़े? कभी कभी ये जो नेचुरल मेथड होता है, इसमें क्या होता है, सपोज करिए आपकी फील्ड है और इस फील्ड में प्रॉपर मात्रा में जितने न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए वो हैं, लेकिन बारिश हो गई, बहुत तेज बारिश हो गई, तो जितनी भी टॉप सॉइल है वो बहकर नदी में, समुद्र में मिल गई।
उस मिट्टी के साथ में आपके जितने न्यूट्रिएंट्स थे वो भी बहकर चले गए। ठीक, तो जब वो बहकर चले गए तो एकदम से तो दोबारा नहीं वहां पर डेवलप हो जाएंगे, तो उसको डेवलप होने के लिए टाइम लगेगा। उतना टाइम आपके पास नहीं है, बिकॉज आपको तो क्रॉप टाइम से उगानी है, मार्केट में देनी है, ठीक है, लोगों के पास पूछ जाएगा, तो उसके लिए आप क्या करते हो, आर्टिफिशियल मेथड यूज करते। ठीक, यानी अगर नेचुरल तरीके से खेत में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है तो हम उसमें मैन्योर या फर्टिलाइजर्स मिलाते हैं। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है, ये बताऊंगी आगे। उससे पहले जो मैन्योर होता है वो क्या होता है, मैन्योरिंग का दूसरा मेथड जिसे हमने बोला था यूजिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, ठीक है, उसमें से हम मैन्योर वाला बताने जा रही हूँ। पहले मैन्योर किसे कहते हैं, जितने भी डेड प्लांट्स और एनिमल का वेस्ट होता है उसको हम मैन्योर बोलते हैं। ठीक, अगर हमारा खाली प्लांट का या क्रॉप का वेस्ट होता है तो उसे हम एक और नाम ग्रीन मैन्योर दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपका जितना भी एनिमल और प्लांट का वेस्ट है अगर हम उसे डिकम्पोज कर देते हैं तो हमारा कॉम्पोस्ट तैयार होता है। ठीक है, कॉम्पोस्ट भी एक तरीके का मैन्योर है और बहुत फर्टिलाइजर मतलब बहुत ही फर्टाइल होता है। इसको मिट्टी में डाल दो तो मिट्टी की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। कॉम्पोस्ट बनाते कैसे हैं, एक आपने पिट किया, पिट मीन्स गड्ढा खोदा, उस गड्ढे में आपने एक लेयर लगाई किसी भी डेड एनिमल या प्लांट, उसके ऊपर एक सॉइल की लेयर लगाई, फिर दूसरी लेयर अगेन आपने कोई प्लांट डेड एनिमल या डेड प्लांट की लेयर लगाई, फिर उसके ऊपर मिट्टी की सॉइल लेयर लगाई। इस तरीके से आप पूरा ऊपर तक इसे फिल कर देते हैं। एक लेयर आपको मिट्टी की रखनी है, एक लेयर आपको प्लांट और डेड एनिमल की रखनी है। ये मिट्टी की लेयर इसके बीच में इसलिए रखी जाती है बिकॉज मिट्टी की लेयर में क्या क्या होता है, एल्गी होते हैं और फंगी होते हैं। ये दोनों के दोनों हमारे डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं। डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, जो भी आपका सड़ा हुआ प्लांट या एनिमल है उसको डिकम्पोज कर देता है। डिकम्पोज करने का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देना, और इतना छोटे छोटे में ब्रेक कर देना कि उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। मीन्स जो प्लांट और एनिमल ओरिजिनली थे वो बिल्कुल ही गायब हो जाए। यस, ठीक है, तो उससे आपका कंपोस्ट तैयार होगा। कंपोस्ट आप किसी भी प्लांट या प्लांट्स में डालोगे तो उसकी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। फर्टिलाइजर्स एक तरीके के मैन्योर होते हैं, लेकिन ये अपने आप नहीं बनते, इनको आप बनाते हैं। ठीक है, यानी ये आर्टिफिशियल मैन्योर आप इसे कहते हो, फर्टिलाइजर्स। ठीक, इसमें आप कुछ ऐसे केमिकल्स मिला देते हो जिनकी जरूरत पेड़ पौधों को होती है। सपोज करो कोई एक पेड़ है ये, ठीक है, ये कोई एक पेड़ है और इस पेड़ को सपोज नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो हम इस पेड़ को वो वाला फर्टिलाइजर डालेंगे इसमें जिसमें नाइट्रोजन बहुत सारा हो। ठीक, दूसरा पेड़ है सपोज उस पेड़ को पोटेशियम की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो हम उसमें केवल वही फर्टिलाइजर डालेंगे जिसमें बहुत सारा पहले से पोटेशियम हो। ठीक, इस तरीके से जिस प्लांट को जिस न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है उसमें वो वाला फर्टिलाइजर हम डाल देते हैं। ठीक, जो सबसे ज्यादा कॉमन फर्टिलाइजर यूज होता है उसका नाम होता है NPK। N इज नाइट्रोजन, P इज पोटेशियम और P इज फॉस्फोरस, and K इज फॉर कैल्शियम। कैल्शियम नहीं, पोटेशियम, सॉरी। ये नाइट्रोजन, P इज फॉर फॉस्फोरस और K इज फॉर पोटेशियम। अब तुम कहोगे कि ये अलग अलग कैसे है, ठीक है, एक्चुअली जो ये K सिंबल है आपका, ठीक, पोटेशियम, आप इसका नाम एक्चुअली इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो पोटेशियम होता है और सिंबल इसका K होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो N इज नाइट्रोजन, P इज फॉस्फोरस एंड K इज पोटेशियम। जो नमन पूछ रहा है कि कैल्शियम की जरूरत नहीं होती है, तो आप जिस पेड़ में जिस चीज की जरूरत होगी, किसी जरूरी नहीं है हर एक पेड़ में कैल्शियम की जरूरत। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। पहला है
जो मैन्योर होते हैं वो नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कोई सी भी वो चीज जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलती है उसे हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो ये जो मैन्योर है ये हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलती है, इसलिए हम इसे नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस से हमें प्रिपेयर होती है। जो फर्टिलाइजर है इसका जस्ट उल्टा, यहाँ ऑर्गेनिक है तो यहाँ इनऑर्गेनिक सॉल्ट होती है। नेक्स्ट वन इज ये जो मैन्योर है उसमें ह्यूमस बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और यहाँ पर ह्यूमस नहीं होता है या कम होता है बहुत। तीसरा, इस वाले में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऑर्गेनिक चीजों से बन रहा है और इस वाले में उसका उल्टा हो जाएगा, ये रिच होगा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। लास्ट वन इज ये जो मैन्योर है ये खेत में बनाई जाती है, ठीक है, खेत में प्रिपेयर की जाती है। गड्ढा खोदा आपने, उसमें कॉम्पोस्ट बना लिया आपने, ठीक, दैट इज ये फील्ड में तैयार हुआ। और ये जो फर्टिलाइजर्स है ये आपको फैक्ट्रीज में बनाने होते हैं, ठीक। यस, आज हम पढ़ेंगे इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन से पहले हम ये 3 प्रोसेस कर चुके हैं। कौन कौन से? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर चुके, दूसरा सीड सिलेक्शन और सोइंग कर चुके, तीसरा मैन्योरिंग कर चुके। आज हमें चौथा पढ़ना है, दैट इज इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है, हिंदी में हम इरिगेशन को कहते हैं सिंचाई, ठीक है, सिंचाई। यानी आपको पेड़ पौधों को क्या देना है? पानी देना है, ठीक। कैसे देना है, क्यों देना है, कब देना है, उसके बारे में हम सारा इसमें इरिगेशन में पढ़ेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे इरिगेशन का क्या मतलब होता है, तो सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स, ठीक है, पेड़ों को या पौधों को पानी देना इज कॉल्ड इरिगेशन, उसको हम इरिगेशन कहते हैं, ठीक है। पहले समय में क्या होता था, अब के समय में क्या होता है? पहले समय में जो फार्मर्स थे वो सारे के सारे इरिगेशन के लिए किस पर डिपेंड थे? रेन पर डिपेंड, रेनफॉल पर डिपेंड करते थे कि बारिश होगी, उस बारिश के पानी से वो सिंचाई करते थे, ठीक है। लेकिन अब आजकल के समय में, क्योंकि आपको पता है कि ये जो बारिश का पानी है, कभी बारिश होती है, कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, कभी बहुत कम बारिश होती है, कभी ठीक ठीक होती है। लेकिन आपकी जो क्रॉप्स होती हैं, क्योंकि हमें पता है क्रॉप भी डिफरेंट तरीके की होती हैं, हर क्रॉप को अलग क्वांटिटी में वाटर चाहिए होता है। जैसे आपको पता है चावल की क्रॉप है तो उसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए, गेहूं की क्रॉप है तो उसको थोड़ा कम पानी चाहिए, ठीक है। तो अब बारिश को तो नहीं पता ना कि किसको कितना पानी चाहिए, तो बारिश अपने हो रही है, ठीक है। तो फार्मर्स ने क्या किया, ये रेनफॉल पर जो डिपेंड थे उन्होंने क्या किया कि अब दूसरा मेथड अपनाया, दैट इज कॉल्ड मैनुअल मेथड आप उसे कहते हो, और उसके नए नए तरीके निकाले, ठीक। पहला तरीका उन्होंने निकाला स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम, इसमें क्या होता है, इसमें एक पाइप लगा होता है, उस पाइप में बीच में एक टोटी लगा देते हैं और वो टोटी जो होती है वो चारों तरफ रोटेट करती रहती है, ठीक है। आप लोगों ने जनरली कहीं पार्क में देखा होगा, ठीक है, उसमें पानी बहाएंगे और वो टोटी ऐसे ऐसे करके सब तरफ घूमती रहती है और सारी तरफ पानी जो है वो स्प्रेड हो जाता है, चारों तरफ स्प्रेड हो जाता है, उसे हम कहते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। दूसरा मेथड होता है ड्रिप इरिगेशन। इस ड्रिप इरिगेशन में क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जाएगा और कहाँ पे जाएगा, जो पेड़ की जड़ें होंगी। ये आपका एक पौधा है, ये पौधा है, ये ऊपर है, इसका शूट है, नीचे यहाँ पर रूट्स है, ठीक है। तो जहाँ इसकी रूट है यहाँ पर से एक पाइप जाएगा, इस पाइप में यहाँ पर होल होगा और उन होल में से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी आपका रूट को मिलेगा, ठीक है। ये वाला मेथड हमारा कहाँ यूज होता है जनरली, जहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज होती है, वहाँ ये बहुत यूजफुल मेथड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऊपर से पानी डालोगे, यहाँ पर जहाँ ये जमीन थी, ये ऊपर शूट है और नीचे ये रूट है, अगर आप सपोज यहाँ पे पानी डालते हो तो वो पानी पहले यहाँ से यहाँ नीचे तक आएगा, तो जितनी बीच में मिट्टी होगी वो सारी की सारी मिट्टी भी पानी को एब्जॉर्ब करेगी और वो पानी हमारा वेस्ट चला जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, जहाँ पर नीचे जड़ें थी वहीं पर एक पाइप बिछा दिया और वहीं से पानी हमने दे दिया, तो जो आपको रूट है उनको तुरंत पानी मिल जाएगा। तो इससे हमारे पानी की जो वेस्टेज है वो बिल्कुल नहीं होती है और वहां पर जहां पर पानी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज होती है वहां पर ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम काम में आता है, ठीक है। अब कुछ क्रॉप मैंने अभी आपको बताया ऐसी होती है जिसमें बहुत ज्यादा पानी चाहिए, है ना, और कुछ क्रॉप ऐसी होती है जिनको पानी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन आपने क्या किया, आपने कहीं ऐसा लगा दिया, पाइप लगा दिया और वहां पानी भर गया,
पूरा का पूरा भर गया। अब उसको अगर पानी एक्सेस में भर गया बहुत ज्यादा, ये मेथड यहाँ खत्म हो गया। नेक्स्ट चीज बता रही हूँ, दैट इज कॉल्ड वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग का मतलब होता है पानी एक जगह खूब सारा इकट्ठा हो गया, ठीक। हमें वाटर लॉगिंग की जरूरत होती है राइस की क्रॉप में। राइस की जो क्रॉप की जाती है उसमें हमें बहुत सारा पानी चाहिए होता है। पानी को हमें पहले से ही इकट्ठा करके रखना होता है और उसी में हमें पौधों को लगाना होता है। लेकिन अगर हम किसी और चीज की क्रॉप लगा रहे हैं और उसमें हमने पानी को बहुत ज्यादा इकट्ठा कर दिया, तो वहां पर जो हमारे पौधे हैं वो मुरझाकर गिर जाएंगे। क्यों गिर जाएंगे? बिकॉज जो इनकी जड़ें हैं, इन पौधों की जो जड़ें हैं, उन्हें मिट्टी के अंदर हवा नहीं मिल पा रही। क्यों नहीं मिल पा रही? क्योंकि वहां तो पानी भर गया, ठीक है। जितना वाटर था वो उन छेदों में, मिट्टी के जो छेद थे उन छेदों में वो पानी भर गया। तो आपको जो भी पौधा था उसको प्रॉपर क्वांटिटी में एयर नहीं मिल पाएगी और वो क्या हो जाएगा? विल्ट हो जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? यस। नेक्स्ट टॉपिक इज वीडिंग। वीडिंग में सबसे पहले पढ़ेंगे वीड किसे कहते हैं। वीड क्या होता है? वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग क्रॉप। क्रॉप के साथ साथ, फसल के साथ साथ जो एक्स्ट्रा प्लांट्स उग जाते हैं उनको हम वीड कहते हैं। अब इन वीड से हमारी क्रॉप को क्या दिक्कत होती है? जब आपका ये पूरा एक स्पेस है, इस पूरे स्पेस में आपने क्रॉप उगा दी, तो यानी इस फील्ड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे इस क्रॉप के लिए हैं। लेकिन अब क्रॉप के साथ में सपोज ये जो मैंने वन बनाए हैं ये सारे के सारे क्रॉप हैं, ठीक है। और जो वीड्स हैं वो ऐसे मैंने डॉट से दिखा दिए, ये वीड्स हैं, ठीक है। इतनी क्रॉप नहीं है, उससे ज्यादा हमारे वीड हो गए, ठीक है। तो क्या होगा? जो ये वीड्स होते हैं इनको भी बड़ा होने के लिए, नॉरिशमेंट के लिए, इन्हें भी सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट सब कुछ चाहिए होता है, ठीक। तो फील्ड तो इतनी है, इतने फील्ड में फिक्स न्यूट्रिएंट है। अब उन न्यूट्रिएंट से ये वीड भी डेवलप हो रहे हैं और जो क्रॉप है वो भी डेवलप हो रही है, ठीक है। यानी कंपटीशन डबल से भी ज्यादा हो गया, ठीक। क्योंकि जो वीड्स हैं वो भी नॉरिशमेंट ले रहे हैं और जो क्रॉप है वो भी नॉरिशमेंट ले रही है। तो अगर वीड भी साथ में उगते रहेंगे तो जो हमारी क्रॉप है उनका उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए, बिकॉज उनका आधा न्यूट्रिशन तो इस वीड ने ले लिया, ठीक है। तो इस वीड को रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। समय समय पर इन वीड्स को दूर किया जाता है। एक वीड का नाम बता रही हूं मैं आपको, एमेरेंथस बोलते हैं इसको। और ये एक ऐसा वीड है जो जनरली हर एक क्रॉप के साथ उग जाता है, ठीक है। कोई सा भी क्रॉप हो, एमेरेंथस नाम है इसका, और ये अधिकतर हर एक क्रॉप के साथ उग जाता है। अब हमें इस वीड को रिमूव करना है। इस वीड को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम वीडिंग कहते हैं, ठीक। रिमूव करने का प्रोसेस को, वीड को रिमूव करना, उस प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं। वीडिंग जो है वो दो तरीके से की जाती है, या तो आप करोगे मैन्युअली और या फिर करोगे आप केमिकल स्टाइल, ठीक है। वीडिंग जो होती है वो दो तरीके से, एक होता है मैन्युअली और एक बाय केमिकल्स। केमिकल जो मैन्युअली हो रही है उसमें क्या करेगा इंसान, जो वीड होगा उसे ऐसे पकड़ेगा और जड़ समेत ऐसे उखाड़ देगा और बाहर फेंक देगा, ठीक है। वो दैट इज मैन्युअली। केमिकली आप क्या करते हो? केमिकल में आप एक नाम आता है दैट इज कॉल्ड विडिसाइड। ये केमिकल है विडिसाइड, ये यूज किया जाता है और ये क्रॉप्स के ऊपर छिड़क दिया जाता है, ठीक है। और ये जो विडिसाइड होता है ये केवल जो वीड्स होते हैं उनको किल कर देता है, लेकिन जो पूरी आपकी क्रॉप है उसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक है। कल हमने वीडिंग के बारे में पढ़ा था, अब उसी को आगे बता रही हूँ। वीडिंग जो है हमने ये बताया था कि वीडिंग किसे कहते हैं। अगर हम मेन क्रॉप में से जो पेड़ पौधे हमें नहीं चाहिए, जिन्हें कि हम वीड कहते हैं, उनको निकालने का जो तरीका होता है उसे वीडिंग कहा जाता है। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड इज कॉल्ड वीडिंग, ठीक है। अब आपको बताया ये जो वीडिंग होती है ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका होता है आप हाथ से मैन्युअली निकाल दो उन्हें खींच खींच के। दूसरा तरीका है आप हर्बिसाइड्स डाल। हर्बिसाइड को हम विडिसाइड भी कहते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, हर्बिसाइड लिखा हो या विडिसाइड लिखा हो। ये होते बहुत ज्यादा पॉइजनस हैं, ठीक है। ये लेकिन
आपकी वीड है उसको तो डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसको खराब कर देंगे, लेकिन जो आपकी मेन क्रॉप है उसको इफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जो ये विडिसाइड्स होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं, ये खाली जो आपकी वीड है उसको सड़ा देंगे और सुखा देंगे, लेकिन जो आपकी मेन क्रॉप है उस पर कोई असर नहीं। ठीक है, तो ये आप हर्बिसाइड्स या विडिसाइड्स जब आपकी क्रॉप ग्रो हो रही होती है तो उसके ऊपर छिड़क देते हो, जिससे जितने भी वीड साइड में ग्रो हो रहे हैं वो मर जाएं और आपका जो मेन क्रॉप है उसको इफेक्ट ना पड़े और उसको प्रॉपर नरिशमेंट मिल जाए। इसके बाद मैंने बताया नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिसीजेस। ठीक है, इससे पहले हम ये चार्ट पढ़ चुके। अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिसीजेस, या इसको आप कह सकते हो क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप को हम प्रोटेक्ट करें, क्रॉप को हम दो चीजों से प्रोटेक्ट करते हैं, पहला है पेस्ट, दूसरा है डिसीजेस। पेस्ट किसे कहते हैं? पेस्ट वो जानवर होते हैं जनरली जो आपका जितना भी क्रॉप है उसको खा जाते हैं, जंगलों में खेतों में रहते हैं और वो जो भी आपकी क्रॉप ग्रो हुई होती है उसको खा लेते हैं। उनमें मेन आपका चूहा होता है, ठीक है, वो सारी क्रॉप खा जाता है, और बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो भी खा लेते हैं आपकी क्रॉप को, तो उन्हें हम पेस्ट। पेस्ट अब होते क्या है वो यहाँ लिखी है डेफिनेशन, पेस्ट आर ऑर्गेनिजम्स दैट अटैक एंड डैमेज क्रॉप्स, जो क्रॉप को अटैक करेंगे और उसे खराब कर देंगे, डैमेज कर देंगे। इन पेस्ट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं। ठीक है, पेस्ट या फिर रोडेंटिसाइड्स डालते हैं। रोडेंटिसाइड्स किसे कहते हैं? जो चूहे होते हैं उनको रोडेंट बोला जाता है। ठीक है, तो उनको मारने के लिए जो दवा डाली जाती है वो रोडेंटिसाइड कहलाती है। कॉमन इंसेक्टिसाइड जो हम मेनली खेतों में इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं उनके नाम यहाँ लिखा है मैलाथियन और दूसरा डाइसेस्टॉन। ये नाम आपको जरूर याद रखने हैं, पेपर में 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं कि इंसेक्टिसाइड के नाम बताओ, पेस्टिसाइड्स के नाम बताओ। ठीक है, अब ये पेस्ट वाला पार्ट हो गया हमारा। पेस्ट हमने पढ़ लिया, पेस्ट कौन से होते हैं, उनसे आप कैसे बचो। नेक्स्ट टॉपिक इज डिसीज। ठीक है, डिसीज कौन कौन सी होती हैं और कैसे आप उनसे बचो। डिसीज में आपकी पहली डिसीज दी है रस्ट एंड स्मूथ, ये डिसीज का नाम है और ये डिसीज फंगल डिसीज होती है। ठीक है, फंगल डिसीज होती है वीट, यानी फंगस की वजह से जो डिसीज होती है वीट में उसे हम फंगल डिसीज बोलते हैं और उसका नाम है रस्ट एंड स्मूथ। तो 1 नंबर में क्वेश्चन ऐसे आता है नेम द फंगल डिसीज ऑफ वीट, तो आपको ये रस्ट एंड स्मूथ लिखना होगा। नेक्स्ट इज ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये पोटैटो में होती है डिसीज और ये भी एक फंगल डिसीज है। तीसरी डिसीज है विल्ट डिसीज, ये बैक्टीरियम की वजह से, बैक्टीरियम यानी बैक्टीरिया की वजह से होती है और ये क्या करती है, पेड़ को एकदम सुखा देती है। ये वाली डिसीज पेड़ को एकदम सुखा देगी, मुरझा जाएगा वो। अब है इन डिसीजेस से बचने के लिए हम कुछ फंगिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं जिनसे ये डिसीजेस पौधों को ना हो। फंगिसाइड किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ पेस्टिसाइड्स। ग्रुप ऑफ पेस्टिसाइड यानी पेस्ट से बचने के लिए प्लस डिसीजेस से बचने के लिए जो हम केमिकल्स यूज करते हैं उन्हें हम फंगिसाइड्स कहते हैं। कभी कभी ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ये पेड़, अभी हमने यहाँ पढ़ा था कि ये जो हर्बिसाइड्स थे ये मेन क्रॉप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, लेकिन ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ये पेड़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचाते हैं? कभी कभी तो ये इतने ज्यादा इफेक्टिव होते हैं कि इंसेक्ट को तो मारते ही मारते हैं और कभी कभी यूजफुल इंसेक्ट को भी मार देते हैं। जैसे हनी बी, हनी बी हमारे लिए बहुत यूजफुल है, हमें वो हनी देती है, लेकिन अगर आपने पेस्टिसाइड डाले किसी उसमें और किसी क्रॉप पर और उस क्रॉप पे आकर अगर हनी बी बैठ गई तो वो पेस्टिसाइड उसके पास भी चला जाएगा और वो मर जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये जो पेस्टिसाइड है ये हमारे लिए हार्मफुल है एक तरीके से। दूसरा क्यों हार्मफुल है, ये जो पेस्टिसाइड होता है ये बहुत अच्छी तरीके से सॉइल में मिक्स हो जाता है और पानी से एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब उस पानी को पेड़ एब्जॉर्ब करता है तो ये पेस्टिसाइड पेड़ में चला गया, पेड़ में गया, पेड़ से फल फूल जो भी बना उनमें गया, फ्रूट बने उनमें गया,
उन फ्रूट्स को हमने खाया तो वो हमारी बॉडी के अंदर भी जाएगा। तो इस तरीके से ये जो पेस्टिसाइड्स है ये दो तरीके से हार्मफुल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि हाउ पेस्टिसाइड्स आर हार्मफुल फॉर अस। तो एक तो ये यूजफुल इंसेक्ट्स जो है उनको किल करें, और दूसरा मैंने आपको बताया है कि ये मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो गए, और मिट्टी पानी में मिक्स होने के बाद प्लांट ने इसे एब्जॉर्ब कर लिया, और प्लांट में जो भी फल फूल सब्जी हुई वो हमने खाई तो वो हमारे शरीर के लिए। क्लियर। आज पढ़ेंगे इंक्रीज क्रॉप प्रोड्यूस, यानी आपको अब जितना भी आपका क्रॉप हो रहा है उसका प्रोडक्शन आपको इंक्रीज करना है। ठीक है, अब आप प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, और दूसरी बात कि आपको ये क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज क्यों करना है। बिकॉज आपको पता है दिन प्रतिदिन हमारी पॉपुलेशन क्या होती है, बढ़ती चली जाए। ठीक है, जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है इट मीन्स हमारे माउथ बढ़ रहे हैं खाना खाने के। ठीक है, जितने लोग होंगे सबको खाना चाहिए, सबको खाना चाहिए तो हमें क्रॉप का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करने पड़ेगा। तो पहला पॉइंट मैंने आपको यही लिखा है, तो फीड ओवर पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है उसके लिए हमें अपनी जो भी हमारी क्रॉप हो रही है उसके प्रोड्यूस को इंक्रीज करना। फिर दिया है उसके क्या मेथड, कि आप किस तरीके से इस इंक्रीज्ड पॉपुलेशन को खाना खिला सकते हो बाय इंक्रीजिंग क्रॉप। और उस क्रॉप को इंक्रीज करने के कितने तरीके हैं, दो तरीके इन्होंने पहले सोचे। पहला सोचा टू इंक्रीज लैंड अंडर कल्टीवेशन, मीन्स जिस जगह पर खेती की जा रही है, जिस एरिया में खेती की जा रही है वो वाला एरिया हम बढ़ा दें। ठीक, या दूसरा इन्होंने सोचा कि भाई जितने फॉरेस्ट हैं उनको हम कट करते हैं और उस फॉरेस्ट को कट करके हम वहां पर क्या करते हैं, खेती करते हैं। लेकिन दोनों ही मेथड से क्या हो रहा है, अगर ये काम किया जाएगा तो जो आपका इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। ठीक, आपको पता है कि संसार में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है ना, सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर हम एक ऑर्गेनिज्म को कम करेंगे तो दूसरे पे उसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक, तो अगर हम जंगल काट देंगे तो जो जंगल के जानवर हैं, जंगल के जो पेड़ पौधे हैं जिनसे हमें फायदा हो रहा है वो हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, और सबसे मेन चीज ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों ही मेथड एक तरीके से बेकार हो गए, बिकॉज इन दोनों मेथड से हमारा क्रॉप का प्रोड्यूस तो डेफिनेटली बढ़ जाएगा, लेकिन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा जिसकी वजह से हम ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरा मेथड सोचा गया, उसमें लिखा है दीज मेथड क्रिएट प्रॉब्लम्स। ये वाले जो दोनों मेथड थे इनसे बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। नया मेथड आया, नए मेथड में हमने क्या किया, अभी तक हमने क्रॉप को प्रोड्यूस करने के जितने भी प्रोसेस पड़े हैं उन सबको हम बेटर कर। कैसे, देखो हम क्या कर रहे थे, सबसे पहला हम काम कर रहे थे कि मिट्टी को खोद रहे थे, यानी टिलिंग कर रहे थे। ठीक है, तो मिट्टी को खोद रहे हो तो ऑब्वियसली वो तो खोदने में अच्छी तरह खोदो और ना खोदो उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो आप सीड सिलेक्शन कर रहे थे, सेकेंड पॉइंट आप जो कर रहे थे सीड सिलेक्शन का, अगर सपोज करो बीज को बोने से पहले ही हमें अगर ये पता लग जाए कि इस सीड का क्रॉप बहुत अच्छा होगा और इस सीड का क्रॉप उतना अच्छा नहीं होगा, तो हम वो खराब वाले सीड्स नहीं डालेंगे, हम ऐसे बीज डालेंगे जिनसे हमारी हाई यील्ड मीन्स जिससे हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा। ठीक, तीसरा काम हम कर सकते हैं, हम इरिगेशन बहुत अच्छा करें, उसमें जो सिंचाई कर रहे हैं उस पौधे को एग्जैक्टली जितने पानी की जरूरत है उतना पानी हम उसको प्रोवाइड करें। ठीक, उसके बाद आप उसे बेटर अच्छी जगह स्टोर करो। सपोज करो अभी भी आजकल भी कभी कभी ऐसा होता है कि जितनी भी क्रॉप प्रोड्यूस की जाती है उसमें से बहुत सारी क्रॉप खराब चली जाती है या रोडेंट उसे खा जाते हैं, मीन्स जो कीड़े मकोड़े चूहे होते हैं वो उसे खा जाते हैं। तो वो कह रहे हैं आप ऐसी जगह स्टोर करो कि हमारी जो क्रॉप है उसका जरा सा भी नुकसान ना हो। तो इसका मतलब कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया। अगर खराब कहीं भी हमारी बिल्कुल भी खराब नहीं जा रही, सपोज आपने 100 किलो प्रोड्यूस करी, 100 किलो की 100 किलो आपकी यूज हो रही है। ठीक, और या एक तरीका था पहले कि भाई 100 किलो प्रोड्यूस हो रही थी, उसमें से आपकी सपोज 20 किलो खराब चली गई, तो आप खाली 80 किलो यूज कर रहे थे। ठीक, अब आपने अच्छे मेथड ना करने की बजाय आपने क्या किया, कोई नया मेथड अप्लाई नहीं किया,
बस जो मेथड कर रहे थे उन्हीं को अच्छे से किया और उनको स्टोर सही जगह पे किया, तो 100 का 100 किलो यूज हो पा रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारा 20 किलो का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है, बढ़ गया हमारा प्रोडक्शन। ठीक, तो वो कह रहे हैं कि हम इस तरीके से अपने प्रोडक्शन को, क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। क्यों बढ़ाना था और कैसे बढ़ाना? क्यों बढ़ाना था, उसका आंसर ये है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, उसके लिए बढ़ाना। दूसरी बात यह है कि कैसे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाने के लिए पहले इन्होंने ये मेथड बताया कि भाई लैंड को कल्टीवेशन में डाल दो या फिर फॉरेस्ट को कट कर दो। इन दोनों ही मेथड से हमें प्रॉब्लम हो रहा था, तो हमने क्या किया, जो मेथड हम यूज कर रहे थे, जैसे इरिगेशन का यूज कर रहे थे, स्टोरेज का यूज कर रहे थे, सीड सिलेक्शन कर रहे थे, उन्हीं मेथड्स को हमने और अच्छा कर। ठीक, इसके बाद आता है ब्रीडिंग। एक मेथड है। ब्रीडिंग में क्या होता है, ब्रीडिंग का एग्जैक्टली मतलब होता है प्रोड्यूसिंग ऑफ स्पीसीज, यानी जो आप रिप्रोडक्शन कहते हो उसको भी बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रीडिंग। जब कोई प्लांट्स एक पौधे से दूसरा पौधा बनता है तो उसे आप ब्रीडिंग का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब ब्रीडिंग के बाद है, अभी बताऊंगी कि इसका हमने यहाँ क्यों जिक्र किया। अगला है हाइब्रिडाइजेशन। इट इज अ टेक्निक, ये TECH लिखा है डॉट, दैट मीन्स टेक्निक। इट इज अ टेक्निक यूज फॉर डेवलपिंग न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप बाय क्रॉस ब्रीडिंग टू डिफरेंट वेराइटी। अब आपने क्या किया, देखो ये भी इसी के मेथड चल रहे हैं कि आप क्रॉप को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा प्रोड्यूस करें। कैसे करोगे, आपने क्या किया, आपके पास एक पौधा था, इस पौधे का जो फल था या जो इसकी क्रॉप थी वो बहुत अच्छी थी, और ये जो दूसरा पौधा था ये था सेम चीज का, सपोज ये गेहूं का था तो ये वाला भी गेहूं का था। इसका गेहूं बहुत अच्छा हो रहा था, इसका जो दाने हो रहे थे गेहूं के बहुत अच्छे थे, इसके उतने अच्छे नहीं थे। तो आपने क्या किया, इन दोनों के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग कराई और इस तरीके से कराई कि उसमें अब जो ये वाला पौधा था जिसमें बहुत अच्छा अनाज नहीं आ रहा था, अब उसमें भी बहुत अच्छा अनाज आ रहा। ठीक है, उसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन बताया मैंने आपको। एक पौधा ऐसा लिया जिसका क्रॉप बहुत अच्छा नहीं होता, दूसरा ऐसा लिया जिसका क्रॉप बहुत अच्छा होता। ठीक है, दोनों को आपस में इनकी ब्रीडिंग कराई, इनसे नया प्लांट प्रोड्यूस कराया। ठीक है, और वो प्लांट में जो गुण थे वो किसके आए, जो अच्छे वाले थे वो वाले के गुण आएंगे। इससे हमारी सारी क्रॉप और भी अच्छी हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि भाई अगर सपोज करो कि कोई एक ये फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है, इस फ्लावर में अगर मेल वाला पोर्शन भी है और फीमेल वाला पोर्शन भी, दोनों पोर्शन है, अगर मेल फीमेल दोनों है, तो क्या होगा, यहाँ के जो मेल पार्ट के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर चले जाएंगे और खुद ब खुद ब्रीडिंग हो जाएगी और नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो क्या किया कि टू प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इसे कहा हमने सेल्फ फर्टिलाइजेशन, एंथर ऑफ वन वेराइटी ऑफ प्लांट आर रिमूव। एक वेराइटी के जो प्लांट थे उनका जो एंथर था वो हमने उसमें से हटा ही दिया। अब एंथर हटा दिया तो ये जो प्लांट बचा इसमें खाली फीमेल पार्ट बचा। तो जब तक इसके पास हम मेल वाला लेके नहीं आएंगे तब तक ये ब्रीड नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इसी की जो अच्छी वैरायटी थी उसके मेल वाले को इस फीमेल के साथ हमने ब्रीडिंग कराई, फर्टिलाइजेशन कराया या जिसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन वो कराया। इससे क्या होगा, आपके सारे के सारे पौधे अच्छे डंगे। ठीक है, प्लस और तरीका है कि आप इसमें फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, आप पहले देख लो कि प्लांट कैसा है, इसको कितनी मात्रा में कितने न्यूट्रिएंट की जरूरत है और कौन से न्यूट्रिएंट की जरूरत है। फिर उसमें आपने वही फर्टिलाइजर या वही मैन्योर डाला जिसकी उसको एग्जैक्टली जरूरत है। इससे क्या होगा, आपका फर्टिलाइजर वेस्ट भी नहीं होगा और आपका जो प्रोड्यूस का क्रॉप होगा वो ज्यादा मात्रा में डेवलप भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस किए जाते हैं और 1960 में और 1970 के बीच में इन दोनों ईयर में ये एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया हरियाणा, पंजाब जगह पर। वहाँ पर ऐसा ही किया गया कि एक तो आपने बहुत अच्छी वैरायटी के, सबसे पहली बात उसमें बीज डाले, बीज डालने के बाद उसमें आपने प्रॉपर इरिगेशन किया, प्रॉपर मैन्यूरिंग, फर्टिलाइजिंग करा,
ठीक है। और उसमें जो जो न्यूट्रिएंट्स आपको डालने थे वो भी आपने डाले, हर चीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करी। तो देखा गया कि जो प्रोडक्शन था वो नियर अबाउट 4 टाइम्स बढ़ गया। यानी अगर पहले 100 किलो हो रहा था तो अब 400 किलो होने लगा। तो सोचो कोई एक जमीन है, जमीन केवल इतनी सी है, इस जमीन से कहाँ तो आप 100 kg का गेहूं प्रोड्यूस कर रहे थे, और ये सारे अच्छे मेथड यूज करने के बाद आपका 400 kg प्रोड्यूस होने लगा केवल इतनी ही फील्ड से। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन करके और प्रॉपर वे यूज करके आप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये जो बताया आपको कि टू प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंथर ऑफ वन वेराइटी ऑफ प्लांट आर रिमूव, एक प्लांट के एंथर वाले पार्ट को हमने निकाल दिया। इस प्रोसेस का नाम होता है इमास्कुलेशन, ठीक है। तो ये 1 नंबर में कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज इमास्कुलेशन। इसमें हमने क्या किया, एक वेराइटी के, देखो 2 वेराइटी के बीच में हम ब्रीडिंग करा रहे हैं, उनमें से एक वेराइटी का हमने एंथर वाला मेल पार्ट हमने उसमें से निकाल दिया, ठीक। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इमास्कुलेशन, ठीक है। करो ऑन करो। आज बताऊंगी नाइट्रोजन साइकिल। सबसे पहली बात, नाइट्रोजन साइकिल किसे कहते हैं? द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन बीइंग फिक्स्ड used by plants and animals and later returned to the atmosphere। मतलब साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है कि एक जगह से शुरू हुआ, घूम फिर के वहीं पर वापस आ जाए, तो उसे हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं हमें यहाँ पर नाइट्रोजन की साइकिल पढ़नी है, मीन्स नाइट्रोजन जहाँ से चल रही है घूम फिर के वो वहीं पर वापस आ रही है, और वो किसके द्वारा फिक्स हो रही है? कह रहे हैं जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होती है उसे प्लांट्स और एनिमल यूज करते हैं, और यूज करने के बाद वापस वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में आ जाती है। इस पूरी साइकिल को हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से चली और घूम फिर के वो वापस एटमॉस्फेयर में ही आ गई, इसे हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। आगे है नाइट्रोजन साइकिल के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। 5 प्रोसेस में पूरी नाइट्रोजन साइकिल डिवाइडेड है। पहला प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन साइकिल में पूरे मिला के 5 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले प्रोसेस का नाम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन किसे कहते हैं पहले वो सुनो। कन्वर्जन ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनियस कंपाउंड। एटमॉस्फेयर में जितनी भी नाइट्रोजन होती है उसे हम फ्री नाइट्रोजन कहते हैं। वो नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? नाइट्रोजिनियस कंपाउंड में कर रहे हैं, यानी हम नाइट्रोजन के ही कंपाउंड बना रहे हैं। हमने यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाया या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया, ये सारे प्रोसेस जो होते हैं इनको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारा 2 तरीके से होता है, यानी आपका सिंपल सी बात, मैंने नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या बताया कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये 2 प्रोसेस से होता है। एक प्रोसेस होता है लाइटनिंग का, दूसरा होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो लाइटनिंग वाला प्रोसेस है इसमें क्या होता है, जब आपका आसमान में बिजली चमकती है तो होता क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब बारिश होती है तो बारिश का जो पानी होता है उसके साथ मिक्स हो जाती है। मिक्स होने के बाद ये नाइट्रिक एसिड बनाती है। HNO3 इज नाइट्रिक एसिड, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है HNO3, HNO3 इज नाइट्रिक एसिड। अब HNO3 बन गया हमारा। ये नाइट्रिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम के नाइट्रेट बनाएगा, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये जो हमारा बना ये हमारा एक नाइट्रोजिनियस कंपाउंड है, ठीक है। सेकंड प्रोसेस आपका है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी इसमें भी आपकी जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है बनेगी वो नाइट्रोजिनियस कंपाउंड ही। इसमें लिखा भी है कि राइजोबियम बैक्टीरिया टेक्स नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड। यानी आपने इस राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा। जितने लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके जो रूट नोड्यूल्स होते हैं
उस रूट नोड्यूल के अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। और जो पेड़ पौधे एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले पाते, तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेंगे और उसे नाइट्रोजिनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे। आफ्टर दैट प्लांट उसे इनटेक कर सकते हैं। ठीक है, यानी इन दो प्रोसेस से हमने पढ़ा कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन नाइट्रोजिनियस कंपाउंड में कन्वर्ट। तो यानी हमारा यहाँ पर पहला प्रोसेस खत्म हो गया कि हमने एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ली और उसे हमने किसमें नाइट्रोजिनियस कंपाउंड में कन्वर्ट किया। अब सेकंड प्रोसेस आया, उस प्रोसेस का नाम होता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। इसका मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब वो कह रहे हैं ये जितने भी आपने नाइट्रोजिनियस कंपाउंड पहले स्टेप में बनाए, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है केमिकल से रिलेटेड। ठीक है, उनको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट मीन्स हमारा नाइट्रोजन का हमने एसिमिलेशन कर दिया। एसिमिलेशन में केवल इतना ही प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस है अमोनिफिकेशन। When plants and animal die, जब पेड़ और पौधे मरते हैं, the protein present in them, जितना भी उन पेड़ या एनिमल में जितना भी प्रोटीन होता है वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम कंपाउंड। अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4। अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4। ठीक है, उस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका फॉर्मूला NH4 बाय द बैक्टीरिया एंड फंगी फाउंड इन द सॉइल। जितने भी बैक्टीरिया और फंगी हमारे सॉइल में होते हैं, उसके द्वारा ये जितने भी प्लांट और एनिमल मरते हैं, उनके अंदर जितना भी प्रोटीन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अमोनियम कंपाउंड में। हम कहते हैं ना डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है डिकम्पोजिशन, बैक्टीरिया और फंगी करते हैं। तो वो कर क्या रहे हैं, एक्चुअली जो मरे हुए पेड़ पौधे हैं उसके अंदर जितना भी प्रोटीन है, उस प्रोटीन को वो अमोनियम कंपाउंड में कन्वर्ट करते जाते हैं। दिस थर्ड प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। इसीलिए इसका नाम भी दिया है अमोनिया से रिलेटेड अमोनिफिकेशन। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जितना भी प्रोटीन है लास्ट में वो अमोनियम कंपाउंड में कन्वर्ट है। नेक्स्ट प्रोसेस इज फोर्थ नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में अब ये जो अमोनियम कंपाउंड हमें मिला, ठीक है, ये अमोनियम सॉल्ट कन्वर्ट हो गया। पहले होगा नाइट्राइड्स में, ये कौन करेगा, नाइट्रोसोमनस बैक्टीरिया करेगा। ठीक, फिर ये नाइट्राइड कन्वर्ट होंगे नाइट्रेट्स में, इन्हें कौन करेगा, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया करेगा। और लास्ट कन्वर्जन ऑफ अमोनियम सॉल्ट इनटू नाइट्रेट्स। यानी देखो आपने क्या किया, सबसे पहले इस अमोनियम सॉल्ट से नाइट्राइड्स बनाए, फिर इस नाइट्राइड से आपने नाइट्रेट बनाया। यानी इस नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में आपने क्या किया, अमोनियम से कहाँ पहुंच गए, नाइट्रेट। यही बात मैंने लास्ट में लिखी है कि अगर खाली आपसे पूछा जाए व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन, तो आप शॉर्ट में ये कह सकते हैं इट इज द कन्वर्जन ऑफ अमोनियम सॉल्ट इनटू नाइट्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है डीनाइट्रिफिकेशन। लास्टली हमारे पास ये बन गया, नाइट्रेट्स बन गया। अब इस नाइट्रेट को हम वापस एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन बना रहे हैं। इस प्रोसेस को हम कहेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। और ये होता है किसके द्वारा, सुडोमोनास के द्वारा। ये एक बैक्टीरिया का नाम। फिर से सुनो एक बार पूरा शॉर्ट। ठीक, सबसे पहले हमने एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन ली, उसको नाइट्रोजिनियस कंपाउंड में बना। नाइट्रोजिनियस कंपाउंड जितने भी थे वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक थे, उन्हें ऑर्गेनिक में बदला। यानी उन्हें हम पेड़ पौधों में या जानवरों में लेके आए। जब वो पेड़ पौधे और जानवर में आ गए, वो मरे, तो क्या हुआ, जितनी भी उसमें नाइट्रोजन थी वो अमोनियम कंपाउंड में बदल गई। फिर अमोनियम कंपाउंड जो थे वो सारे के सारे नाइट्रेट्स में बदल गए। अब ये नाइट्रेट्स वापस किस में चेंज हो गए, नाइट्रोजन गैस में कर गए। तो पूरा प्रोसेस वापस वही हो गया, नाइट्रोजन गैस से चले थे वापस नाइट्रोजन गैस पे आ गए। इस पूरे को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल आएगा तो आपको ये पांचों के पांचों पॉइंट ऐसे ही देने पड़ेंगे। ये बैक्टीरिया के नाम आप याद रखो, ये एक एक नंबर में पूछ सकते हैं कि अमोनियम सॉल्ट को जब आप नाइट्राइड्स में कन्वर्ट करते हो तो कौन से बैक्टीरिया से होता है, जब नाइट्राइड्स को नाइट्रेट में करते हैं तो कौन से बैक्टीरिया से होता है। ठीक है,